Hello students, welcome to your Hindi class. Students, today we will read the new chapter Harihar Kaka. Okay, so firstly, before reading this chapter, and we will discuss the biography of the writer. Okay. हरिहर काका पाठ के लेखक जो हैं, राइटर इनके जो हैं, उनका नाम है मिथिलेश्वर। मिथिलेश्वर जी का जन्म 31 दिसंबर 1950 को बिहार के भोजपुर जिले के वैसाडीह गांव में हुआ था। इन्होंने हिंदी भाषा में एमए और पीएचडी किया। वर्तमान में ये आरा के विश्वविद्यालय में रीडर के पद पर कार्यरत हैं। इनकी साहित्यिक रचनाएं हैं बाबूजी मेघना का निर्णय, हरिहर काका, चल खुसरो घर आपने, ये इनका कहानी संग्रह है, झुनिया, युद्ध स्थल, प्रेम न बाड़ी उपजय और अंत नहीं, ये उपन्यास है। और इन्होंने सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी प्राप्त किया है। ओके स्टूडेंट्स, दैट वाज द बायोग्राफी ऑफ द राइटर मिथिलेश्वर। नाउ वी विल स्टार्ट द समरी ऑफ दिस चैप्टर। ओके। हरिहर काका कथाकार मिथिलेश्वर द्वारा रचित एक मार्मिक कथा है। ज़मीन जायदाद के कारण आदमी अपनों से भी पराया हो जाता है, उसे किस प्रकार समाज में कष्ट उठाने पड़ते हैं, इस कथा में इसका उदाहरण प्रस्तुत है। कथाकार का घर, कथाकार लेखक, उनका घर हरिहर काका के पड़ोस में होने के कारण उनका आपस में काफ़ी नज़दीकी संबंध था। काका ने कथाकार को बचपन से ही बहुत प्यार किया था। काका की अपनी कोई संतान नहीं थी। हरिहर काका ने अपनी परेशानियों के कारण कथाकार से बातें करनी बंद कर दी थीं। काका को उनके परिवार के लोगों ने तथा धार्मिक समुदाय ने इतने दुख दिए कि वो चुप रहने लगे। गांव में एक पूजा स्थल है जिसका नाम होता है ठाकुरबाड़ी, और इस ठाकुरबाड़ी की स्थापना किसने की, कब की, ये किसी को पता नहीं। किंतु गांव में जो रहने वाले लोग हैं, गांववासी जो हैं, उनका ठाकुरबाड़ी पर पूरा विश्वास था। और ठाकुरबाड़ी का गांव के लोगों के लिए विशेष महत्व होता है। क्योंकि लोग कोई भी अच्छा काम शुरू करने से पहले यहाँ पर मनौती मांगने आते हैं। अन्य लोगों की तरह कथाकार भी कभी कभी ठाकुरबाड़ी में होने वाले भजन कीर्तन में जाते हैं, किंतु उनका मानना ये होता है, लेखक का मानना ये है कि ये लोग जो हैं दिखावा करते हैं और ठाकुर जी के नाम पर भोग लगाकर बहुत अच्छा भोजन जो है स्वयं खाते हैं सुबह शाम। तो ये लेखक के विचार थे उनके प्रति। गांव में हरिहर काका का एक अच्छा भरा परिवार होता है। वे 4 भाई हैं और चारों भाइयों के अपनी अपनी फैमिलीज़ हैं। हरिहर काका की भी 2 शादियां हुई होती हैं। उनके दोनों पत्नियां मर जाती हैं, किंतु उनको कोई संतान प्राप्त नहीं होती। वे अपने भाइयों के साथ ही रहते हैं। उनके परिवार के पास 60 बीघे खेत थे और प्रत्येक के हिस्से में 15 बीघे ज़मीन आ रही थी। तो यानी हरिहर काका के पास 15 बीघे ज़मीन है। हरिहर काका के लिए उनका जीवन जो है वो एक मुसीबत किस समय बनना शुरू होता है, ये बताया है कि स्टार्टिंग में तो हरिहर काका की बहुत सेवा होती थी। उनकी जो भाइयों की जो पत्नियां हैं उनकी सेवा करती थी, किंतु धीरे धीरे उनसे सब लोग दूर होते चले जाते हैं और उनको घर पर खाना भी बचा कुचा ही दिया जाने लगता है। एक बार क्या होता है, एक दिन उनके भतीजे का कोई दोस्त शहर से गांव आता है और उसके आने पर परिवार में तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, किंतु हरिहर काका को वही भात और अचार परोस दिया जाता है। उन्होंने थाली उठाकर फेंक दी और घर से बाहर निकल गए। ठाकुरबाड़ी के जो महंत होते हैं वे भी हरिहर काका की ज़मीन पर अपनी नज़र गड़ाए हुए होते हैं। जब उन्हें काका के गुस्से के बारे में पता चलता है तो वे उन्हें अपने साथ ठाकुरबाड़ी ले आते हैं। महंत ने हरिहर काका को बड़े प्यार से समझाया कि वे क्यों सांसारिक मोह माया के चक्कर में पड़े हैं और अपनी ज़मीन को ठाकुरबाड़ी के नाम पर लिखकर चले जाएं। ठीक है, किंतु हरिहर काका जो हैं वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होते हैं
और उधर दूसरी तरफ जब हरिहर काका के भाई खेतों से लौट कर आते हैं और उन्हें पता चलता है इन सब बातों का कि इनकी जो पत्नियां हैं उन्होंने अच्छे से उनको खाना नहीं दिया है, तो उन्हें क्या होता है कि उनको ये डर हो जाता है कि कहीं ज़मीन जो है उनके हाथ से ना छूट जाए। तो ज़मीन के लालच में वे बेचैन हो जाते हैं और वे सोचते हैं कि अगर महंत ने काका को बहका लिया तो सारी जायदाद उनके हाथ से निकल जाएगी, और उन्होंने अपनी पत्नियों को इसके लिए खूब फटकारा। उसके बाद जो चारों भाई होते हैं वो हरिहर काका को मनाकर किसी तरह से उन्हें घर वापस ले आते हैं और अपनी पत्नियों से माफ़ी मंगवाते हैं, और फिर धीरे धीरे जो है उनकी सेवा फिर वैसे ही होने लगती है। एक आवाज़ पर हरिहर काका की एक आवाज़ पर जो बहुएं हैं वो एकदम से उनके सामने हाजिर हो जाती हैं। तो हरिहर काका ने सोचा कि अपने तो अपने ही होते हैं, मतलब वो उनकी इस तरह की भावनाओं को सोचकर ये सोचते हैं कि हो गया होगा, जैसे थोड़ा बहुत मन में किसी दिन की नहीं मुझे खाना दिया या कोई बात नहीं, तो लेकिन जो अपने हैं वो अपने ही होते हैं। तो गांव में क्या होता है कि तरह तरह के लोग रहते हैं। कोई उनको ये कहता था हरिहर काका को कि आप अपनी ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिख दो, और कुछ लोग जो हैं वो इस पक्ष में थे कि उन्हें अपनी ज़मीन अपने भाइयों को दे देनी चाहिए। हरिहर काका ने एक दिन कथाकार को यानी लेखक को अपने मन की सारी उलझन बताई। तो डिसीज़न जो हुआ लास्ट में वो ये हुआ कि जीते जी वो किसी को भी अपनी जायदाद का स्वामी नहीं बनाएंगे। ठाकुरबाड़ी के महंत के मन में भी जो है उनकी ज़मीन हड़पने के विचार थे। तो उन्होंने क्या किया, हरिहर काका को अपनी मतलब ज़मीन अपने नाम करवाने के लिए उनका अपहरण करवा लिया और ज़बरदस्ती काका के अंगूठे के निशान ले लिए। हरिहर काका के भाइयों को लगा कि दूसरी तरफ मतलब सीधे साधे काका को काका की ज़मीन इस तरह से हासिल नहीं हो सकती है। तो उन्होंने क्या किया, काका को धीरे धीरे पीटना मारपीट करना भी उनके साथ शुरू कर दिया था। तो एक दिन तो यहाँ तक हो जाता है कि काका की चीखें सुनकर लोगों ने उन्हें आज़ाद करवाया था। तो इस घटना के बाद तो काका का मोह भंग हो गया था। जो परिवार के प्रति उनकी सोच थी कि अपने तो अपने ही होते हैं, तो वो पूरी तरह से परिवार से अपने विमुख हो गए थे। और इन सब घटनाओं का हरिहर काका पर यह प्रभाव पड़ता है कि वे मौन रहने लग जाते हैं और वो किसी से कोई बात नहीं करते, बस खुली आंखों से आकाश को ताकते रहते हैं। और फिर उन्होंने क्या किया, ये फैसला किया कि मैं अपनी ज़मीन किसी को नहीं दूंगा, और जो है मैं अपना एक नौकर रखूँगा। तो उन्होंने अपने लिए एक नौकर रख लिया और वही उनका ख्याल रखता था, और पुलिस के जो जवान भी थे वो भी काका के खर्चे पर ही मौज कर रहे थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार धन के लालच में या ज़मीन जायदाद के लालच में वर्तमान समाज में परिवार में जो रिश्ते हैं वो किस प्रकार की अपनी एक इमेज बनाए हुए हैं, और लोगों के अंदर केवल और केवल धन प्राप्त करना ही एकमात्र लक्ष्य रह गया है, तथा धर्म के नाम पर किस प्रकार जो लोग हैं, जैसे कि इसमें महंत हैं और जो बाकी मंदिर में रहने वाले जो साधु संत थे, किस प्रकार से लोगों के साथ वो धोखाधड़ी करते हैं, उनके जज्बातों के साथ खेलते हैं और उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार इस पाठ में ये बताया है कि किस प्रकार रिश्तों की बुनियाद आजकल प्रेम ना होकर धन दौलत है, और मानवीय रिश्तों के प्रति जो टूटते ये संबंध हैं वो किस प्रकार से होते जा रहे हैं। इस पर जो लेखक हैं मिथिलेश्वर जी वो गहन चिंता व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।